जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग आपकी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं, जो कि आप अक्सर हमको बाई फोन या जो भी आपके पास कांटेक्ट के मेथड है उसे संपर्क करके आप बता रहे हैं कि सर जब हम लोग रोड मैप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस समय ऑर्गेनिक रीजन की जो छोटी छोटी बातें हैं वो दिमाग से स्लिप कर जाती हैं। तो अगर एक ऐसा वीडियो लेक्चर सर आप अपलोड कर देते जिसमें कि हम लोग सारे ऑर्गेनिक रीजन जो मोस्टली यूज होते हैं रोड मैप प्रॉब्लम में उनका मेन फंक्शन दिमाग में रहता तो बात बन जाती या बात बड़ी इजी हो जाती। तो हमने ये लेक्चर आपकी उसी प्रॉब्लम के लिए बनाया हुआ है, जो कि आप ऑर्गेनिक रीजन की जो बेसिक बातें छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि आप अगर दिमाग में रखें तो रोड मैप प्रॉब्लम बन जाए, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो स्टडी है, जो रिवीजन के लेवल की स्टडी है ऑर्गेनिक रीजन की, उसको कैसे करना है वो हमने इस लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। चलेगा? तो हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 सेकंड के अंदर एक ऑर्गेनिक रीजन पूरा का पूरा निपट जाए और जितने भी ऑर्गेनिक में मोस्टली यूज किए जाने वाले रीजन हैं अपने मेन फंक्शन के साथ 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए, तभी तो हमको रोड मैप प्रॉब्लम बनाने में क्या आएगा, आपका मजा आएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें तैयार हो जाना चाहिए इस लेक्चर के लिए। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, अपना माइंडसेट हमसे कनेक्ट करिए और हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक रीजेंट हम यूज करते हैं बेसिकली उनको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, दूसरी कैटेगरी आती है रिड्यूसिंग एजेंट की, और तीसरी कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं जो जनरल ऑर्गेनिक रीजेंट हैं या जनरल रीजेंट हैं, हम उनकी बना सकते हैं जनरल रीजन। यानी ये 3 कैटेगरी में हम इन ऑर्गेनिक रीजन को पढ़ेंगे। बाकी इनका डिटेल स्टडी आपको हमारे बाकी के वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा, जिसमें कि आप इनको डिटेल लेवल पे देख लेंगे। और यहाँ हम लोग बस इनके केवल बेसिक लेवल्स की बात करेंगे। जैसे अगर आप रोड मैप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो उस समय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं KMnO4 या K2Cr2O7 है एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 मैग्नीज डाइऑक्साइड PCC हैं, ये स्पेसिफिक टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। पैराइडिक एसिड यूज़ किया जाता है कॉपर 573 केल्विन पर या कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टर्शरी एल्युमिनियम बेटॉक्साइड या आप कह सकते हैं एल्युमिनियम टर्शरी बेटॉक्साइड एसीटोन में यूज़ किया जाता है। बेयर्स रीजेंट आप फेमस या फैमिलियर है ही हैं। जो बेयर्स रीजेंट का फंक्शन है करीब करीब वैसा ही फंक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का है। बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन, या इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड या फिर आप यूज़ करते हैं परॉक्सी एस्टिक एसिड। तो ये भी बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका रिएक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं पेलॉव रिएक्शंस। रिड्यूसिंग एजेंट में जो मोस्टली यूज़ होता है सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है LiLH4। पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर है इसका, लेकिन यहाँ इसके जनरल फंक्शन हमको दिमाग में रखने हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड हम लोग यूज़ करते हैं, सोडियम इन एथिल अल्कोहल, सोडियम अमलगम एसिडिक मीडियम में, या एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड या MPV रिडक्शन। इसी तरीके से ब्रिज रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, क्लीवेंसन रिडक्शन, वुल्फ कीजनर रिडक्शन, लिंडलार्ड कैटलिस्ट, रेड फास्फोरस और क्या आपका HI बड़ा ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको इनमें हर एक का जो बेसिक फंक्शन है 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में रिवाइज करना है कि ये फलाना धमाका में कन्वर्ट होता है, ठिकाना धमाका में कन्वर्ट होता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, बस ये याद रखना है बेसिकली आपको। 2-4 बार जहां आपने लेक्चर को रिवाइज किया वहां ये बात क्या करेगी, आपका कंप्लीट हो जाएगी। जनरल रीजेंट पे जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज कर लिया, डीहाइड्रोजनेसिंग रीजेंट यूज कर लिया, आपने जो है डीकार्बोक्सिलेटिंग रीजेंट यूज कर लिया, ये सब जनरल रीजेंट में आएंगे, उनकी भी लिस्ट आपके सामने मैं बना दे रहा हूं। अब अगर हम लोग जनरल रीजेंट की बात करें तो जनरल रीजेंट में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हम किस रीजेंट को डील करेंगे, ग्रिग्नार्ड को। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं रीजेंट जैसे सोडा लाइम हो गया या कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन के लिए P2O5 और Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट फेमस ही है। आप कहते हैं हेलोजनेटिंग रीजेंट के रूप में PCl5, PCl3, थायोनिल क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और HCl ये सब यूज़ करते हैं।
ये सब जनरल रीजन की कैटेगरी में आएगा। सिल्वर मेटल हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्कोहलिक KOH और NaNH2 हो गया, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेटिक रीजेंट, NBS NCS टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइट हो गया, ये सब जो है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। KCN AgCN ये इस्तेमाल किया जाता है आपका साइनाइड न्यूक्लियोफाइल और आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल के सोर्स के लिए, ये नाइट्राइट और ये नाइट्रो के लिए। इसी तरीके से हाइड्रेटिंग एजेंट डाइल्यूट H2SO4 यूज़ कर लो, या और भी कई सारे हैं, बताएंगे अभी आपको। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, डाइएजोमीथेन हो गया, थायोनिल क्लोराइड इसमें विशेष बात है, इसको अलग से ही बताएंगे। सेलेनियम डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम एथॉक्साइड हो गया, डाइल्यूट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4, POCl3, नाइट्रस एसिड, फिनाइल हाइड्रोजीन, NaOH, ये सब एज ए जनरल रीजेंट यूज़ किए जाते हैं। सबके कुछ स्पेसिफिक 2-3 फंक्शन है जिनको कि हमें बारी बारी से क्या करना है, अपने दिमाग में बैठाते जाना है। फ्रैंकलिन रीजेंट हो गया, स्विट्जर रीजेंट हो गया, नेस्लर रीजेंट हो गया, फेंटॉस रीजेंट हो गया, हिंसबर्ग एमीन के डिफ्रेंसिएशन के लिए आपका, ल्यूकास रीजेंट अल्कोहल वाले के लिए हो गया, सिफ रीजेंट एल्डिहाइड, इसी तरीके से ब्रेडी रीजेंट आपका बेंडिट सोल्यूशन हो गया, टॉलेंस और क्या आपका फेलिन सोल्यूशन। तो कुल मिला के हमको इतने रीजेंट क्या करने हैं, आपका डील करने हैं। इनको 3 कैटेगरी में बांटा था, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और क्या आपका जनरल रीजेंट। तो चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है कैमेनोफोर और K2Cr2O7। इनकी कैटेगरी एक्चुअल में बेहद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होती है। ये चाहे एसिडिक मीडियम में लिए जाएं, अल्कलाइन मीडियम में लिए जाएं, बस अंतर इतना होगा कि अगर एसिडिक मीडियम में है तो एसिड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और अल्कलाइन मीडियम में है तो आपको सॉल्ट मिलेगा। यहाँ ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर इनको 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा तो इसे वो एसिड में बदल देंगे सीधे। सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में बदलते हैं। टर्शरी अल्कोहल पर जनरली इनका रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, K2Cr2O7 या कैमेनोफोर कंसंट्रेट कंडीशन में एसिडिक मीडियम में टर्शरी अल्कोहल के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ, थोड़ा सा एल्कीन और एल्काइन के लिए इनका बिहेवियर आपको ध्यान देना होगा। एल्कीन और एल्काइन में ये मल्टीपल बॉन्ड क्लीवेज करते हैं और क्लीवेज करने के बाद जो टुकड़ा आता है उसको वो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में बदल देते हैं। जैसे एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो CH2 वाले टुकड़े को ये CO2 में बदल देंगे। अगर कहीं RCH डबल बॉन्ड वाला टुकड़ा मिला तो इसको ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदलेंगे। अगर RRC डबल बॉन्ड वाला टुकड़ा मिला तो इसको ये कीटोन में बदल देंगे। अगर CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ये टुकड़ा मिला तो इसको ये ऑक्सैलिक एसिड में बदलेंगे। ठीक, ये सीधे क्लीव कर देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। इसी तरीके से अगर एल्काइन है तो इसमें भी क्या करेंगे कि सीधे मल्टीपल बॉन्ड को पूरा क्लीव कर देंगे और क्लीव करने के बाद जो कंपोनेंट बनेंगे दोनों ही कंपोनेंट को सीधे एसिड में ले जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाते हैं। लास्ट बात जो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो ऑक्सीडेशन होता है एरोमेटिक साइड चेन का, अगर पर्टिकुलर बेंजीन रिंग से लगा हुआ अल्फा कार्बन एक अल्फा हाइड्रोजन को रखता है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन को रखता है, तो ये पूरी चेन चाहे जितने कार्बन की हो ऑक्सीडाइज होकर के एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदलती है। ये ऑक्सीडेशन इस बात से भी इंडिपेंडेंट है कि इस चेन में ब्रांचिंग है, मल्टीपल बॉन्ड है, कोई सब्सिक्वेंट लगा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदलेगी। और याद रहे अगर अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये पूरा बेंजीन रिंग एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज होगा। जैसे अपनी बात को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर ये ग्रुप रहे तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसको अगर मैं
हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4 या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो ऐसी स्थिति में ये एल्किल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बल्कि ये बेंजीन रिंग एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज होगी। तो ध्यान रखने वाली बात होती है अल्फा हाइड्रोजन। चलेगा, आते हैं दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। अब हम लोग आते हैं अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है CrO3 मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्या आपका PCC। अगर आप PCC को हटा करके बात करें, इसको हटा करके बात करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक रीजेंट है, ये स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो केवल प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में लेकर के जाता है, बाकी अल्कोहल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्रोमिक ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड के बारे में अगर ध्यान से देखें तो ये प्राइमरी, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में और टर्शरी अल्कोहल पर इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। चलेगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इधर ये कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन पर देखें, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर निकालने का काम करता है। ठीक है, सॉरी डिहाइड्रेटिंग कह रहे हैं, ये डिहाइड्रोजिनेटिंग रीजेंट का काम करता है, डिहाइड्रोजिनेटिंग रीजेंट का काम करता है और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलता है। लेकिन टर्शरी अल्कोहल के लिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है और क्या बनाता है बाल को आपका एल्कीन बनाता है। जबकि यहाँ ये क्रोमियम, मैग्नीज या PCC में से कोई भी टर्शरी अल्कोहल को अफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब ट्रांजिशनल मेटल लेकर के चलोगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन लाइक कॉपर, तो ये टर्शरी अल्कोहल को किस में बदल देगा, एल्कीन में बदल देगा। चलेगा, आते हैं अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। अगर हम लोग पैराइडिक एसिड के बारे में बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये विसिनल डाइऑल, मतलब अगल बगल की पोजीशन पर 2 OH ग्रुप, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन OH ग्रुप को रखे, या अल्फा डाई कीटोन हो या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो, ये इन सभी को क्लीव कर सकता है। और साथ ही साथ इसके क्लीवेज का तरीका ये होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे मैं ये विसिनल डाइऑल ले लूँ तो डाइऑल में दोनों OH को ये 2 कार्बोनिल ग्रुप में बदल देगा, एल्डिहाइड कीटोन में बदल देगा। लेकिन अगर एक कार्बोनिल ग्रुप और एक OH हो तो कार्बोनिल ग्रुप को ये कार्बोक्सिलिक में और OH को ये कीटोन में बदलेगा या एल्डिहाइड कीटोन में बदलेगा, कार्बन में बदलेगा। अगर दोनों ही ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप हो तो ये दोनों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल देगा बाय क्लीविंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। चलेगा, अगर आप इतना याद रखते हैं तो पैराइडिक एसिड की रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। अगर हम लोग अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर आते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लेते हैं एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और इसको किस सॉल्वेंट में लिया गया, आपका एसीटोन में, या ये रिएक्शन आप पढ़ते हैं किस नाम से, ओपिनियर ऑक्सीडेशन के नाम से। तो आप इस रिएक्शन में ओवरऑल पाते क्या है कि सेकेंडरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज किया जाता है, कीटोन में। चलेगा, तो एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है और इस रिएक्शन को हम ओपिनियर ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, जिसको आप कई बार पढ़ भी चुके हैं, बेयर्स रीजेंट, और इसी के जैसा एक और कंपाउंड होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्वेंट में इसको लेते हैं। दोनों की खास बात यह है कि दोनों मल्टीपल बॉन्ड पर 2 OH ग्रुप सेम साइड जोड़ते हैं, यानी कैसा एडिशन होगा इनका, सिम एडिशन होता है, और ये हाइड्रो ऑक्सिलेटिंग रीजेंट का काम करते हैं। अब अगर आप एल्कीन पर इनका रिएक्शन देखोगे तो ये विस डाइऑल बनाएंगे, ये विस डाइऑल बनाते हैं और दोनों OH सेम साइड पर ऐड होता है। लेकिन यही अगर आप एल्काइन लेकर के चलोगे तो ये हर मल्टीपल बॉन्ड के लिए 1 OH जोड़ेंगे, यानी 2 मल्टीपल बॉन्ड के लिए 2 OH जुड़ जाएगा। और आप जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 H नहीं टिकता, यानी वाटर निकल करके एक कार्बोनिल ग्रुप में बदल जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एल्काइन होगा तो ये हाइड्रोक्सिलेटिंग रीजन डाइकीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर एल्कीन होगा तो ये बिस डाइऑल का फॉर्मेशन करते हैं। चलेगा, आते हैं अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया है जिसे हम कहते हैं मेटाक्लोरोपेरॉक्सी बेंजोइक एसिड या फिर पेरॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। इन रीजन की खास बात यह है कि इनमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है जो कि एक एडिशनल ऑक्सीजन को रखता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, जो इसमें एक एडिशनल ऑक्सीजन होती है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो ये जो पेरोक्साइड लिंकेज देखते हैं ये आसानी से एक ऑक्सीजन को निकालता है और वो ऑक्सीजन इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होकर के इसको एस्टर में बदल देती है। रिएक्शन कहलाती है बियर्स विनेगर क्या चीज, ऑक्सीडेशन। तो ये चाहे आप पेरॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लें या मेटाक्लोरोपेरबेंजोइक एसिड ले लें, ऐसे मेटाक्लोरोपेरबेंजोइक एसिड ले लें ऐसे, इसी को आप MCPBA भी कह सकते हैं। तो फिलहाल इन दोनों का खास बात ये है कि ये यहाँ से ऑक्सीजन देगा और ये कार्बोनिल ग्रुप और इस एल्किल ग्रुप के बीच में आएगा। ये एल्किल ग्रुप इस ऑक्सीजन को जो लेने की टेंडेंसी बनाता है उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर इस रिएक्शन में मिलता है। सबसे बढ़िया ये हाइड्रोजन के लिए आएगा, हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजीन नहीं तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, लास्ट में कौन सा आपका मेथिल। तो याद रखेंगे कि MCPBA या पेरॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन करस्पॉन्ड, अगर एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में और अगर कीटोन है तो वो एस्टर में बदल जाता है। चलेगा, अगर यही हम इन्हीं पेरॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को लें एल्कीन के साथ में, तो एल्कीन के साथ में ये पेरॉक्साइड इपॉक्साइड बनाता है या साइक्लिक ईथर बनाता है और रिएक्शन को एक नाम भी दिया जाता है, फ्रिजॉल्फ रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। इस रिएक्शन की खासियत ये है कि हम एल्कीन को इपॉक्साइड में बदलते हैं और इपॉक्साइड की जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, ये इस रिएक्शन का हिस्सा नहीं, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन ही है, लेकिन फर्दर अगर इस इपॉक्साइड की आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो याद रहे एंटी डाइऑल बनता है। क्या बनता है? एंटी डाइऑल बनता है। सिन डाइऑल के लिए आपने पढ़ रखा है, क्या है? बेयर्स रीजेंट 1% अल्कलाइन KMnO4 या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और यहाँ पर कौन है आपका MCPBA या पेरॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं एल्कीन के केस में। चल जाएगा, आगे आते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट पर। अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो LiLH4 और NaBH4 की बात ना हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम LiLH4 की बात करते हैं। यूजुअली पहले स्टेप में नॉन एक्वस मीडियम में होता है और सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करते हैं। तो बड़ा बढ़िया, बड़ा ही कॉस्टली, बड़ा ही वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है और लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये रिड्यूस करता है। लेकिन नॉन पोलर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता, एक कंडीशन में करता है जब ये कॉन्जुगेशन में हो। आप LiLH4 पर पूरा डिटेल लेक्चर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल में जाकर के। LiLH4 करके हमने पूरा एक लेक्चर दिया है, NaBH4 का पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे बात करूंगा। LiLH4 जो होता है एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं तो उसके दोनों पार्ट को 2 मोल प्राइमरी अल्कोहल में बदल देगा। एस्टर लेंगे तो इसको भी 2 मोल प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है, कार्बोनिल वाला पार्ट भी और ये OR वाला पार्ट भी। और इसको कैसे बदलते हैं ये बात हम लोग अपने डिटेल लेक्चर में देख सकते हैं। एमाइड को ये प्राइमरी एमीन में बदलता है, साइनाइड या नाइट्राइल को भी ये प्राइमरी एमीन में बदल देता है। याद रहे जो साइक्लिक एस्टर होते हैं जिन्हें हम लेक्टोन्स कहते हैं, इनको ये डाइऑल में बदलता है, जबकि ये साइक्लिक है, ये ओपन चेन डाइऑल में बदलता है जिसमें दोनों वो 2 टर्मिनल पर आते हैं। इसी तरीके साइक्लिक एमाइड को लैक्टम्स कहते हैं, लैक्टम्स को ये साइक्लिक सेकेंडरी एमीन में बदलता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, IIT में पूछा जा चुका है। एसाइल हैलाइड को ये प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा। अगर नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन पोलर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो LiLH4 इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड
कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है तो भले ये नॉन पोलर क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी इसका रिडक्शन होगा और ये ग्रुप CH2 में बदलेगा, जबकि कार्बोक्सिलिक को भी किस में बदल देगा, CH2OH में बदल देता है, दैट इज द सिनेमल्डिहाइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अब अगर हम लोग दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट पर आए जिसको हम लोग NaBH4 कहते हैं, आमतौर पे ये स्पेसिफिक रीजेंट होता है जो एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल हैलाइड के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी किसी को रिड्यूस करने का काम नहीं करता, ना डबल बॉन्ड को, ना ट्रिपल बॉन्ड को, ना कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी के उसके डेरिवेटिव, किसको छोड़ करके, एसाइल हैलाइड को छोड़ करके। तो एल्डिहाइड को किस में ले आएगा, प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को किस में ले आता है, सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को या एसिड हैलाइड को भी किस में ले आएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल में। तो कर लेंगे, आते हैं अगले रिड्यूसिंग एजेंट पर। यहाँ हम 3 स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है सोडियम इन एथिल अल्कोहल। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सोडियम एथिल अल्कोहल में लिया गया है, आमतौर पे कभी भी मेटल अगर एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के सोर्स के साथ रहेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सोडियम एथिल अल्कोहल में एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में बदलेगा, एसाइल हैलाइड को या एसिड हैलाइड को प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है, एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल को ये प्राइमरी एमीन में बदलेगा, जबकि एस्टर को 2 मोल अल्कोहल में बदलता है, RCO वाला एक पार्ट अल्कोहल का और OR वाला दूसरा पार्ट। इसके बाद हमने यहाँ पे दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट को डील किया है सोडियम मरकरी HCl में या सोडियम अमलगम HCl में, या फिर आप कह सकते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, जिसको हम लोग MPV रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रहे यहाँ पर जब हम अमलगम लेकर के चलते हैं तो हाइड्रोजन कांस्टेंट रेट से निकलती है, जबकि अगर सीधे मेटल लेकर के चलते हैं तो एब्रप्ट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, जिस पर रिएक्शन के एक्सप्लोजिव होने का चांस है। इसलिए हम लोग अमलगम वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन है तो किस में कन्वर्ट किया गया, सेकेंडरी अल्कोहल में, इन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। अब हमने अगला लिया बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन बड़ा ही फेमस है। आमतौर पे जो सेंट्रल पाई बॉन्ड कंटेनिंग एल्काइंस होती हैं, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइंस होती हैं, वो इस रीजन के द्वारा 2 हाइड्रोजन को ट्रांसपोजिशन पे ऐड करते हैं। और याद रहे ये रिस्ट्रिक्टेड रिडक्शन होता है, यानी एल्काइन आपका एल्कीन में ही रिड्यूस होगा, आगे एल्कीन में नहीं जाता है। तो इसके लिए हम सोडियम मोस्टली कॉमन है, लेकिन फिर भी आप लिथियम और पोटेशियम भी ले सकते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, और ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन के साथ में एंटी एडिशन देता है, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो ट्रांस एल्कीन आता है एल्काइन के साथ। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि अगर बिर्च रिएजेंट को हम बेंजीन के साथ ले लें तो ये आपका बनाता है साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन बनाता है। ये बेंजीन को साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन में कन्वर्ट करता है। चलेगा, आते हैं अगले रिड्यूसिंग एजेंट पर। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो कुछ फटाफट रिएजेंट हमने लिया है। जैसे सबसे पहला लिया है रोजनमूड रिडक्शन। तो जब हम किसी एसाइल हैलाइड का रिएक्शन पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ क्विनोलिन या कैल्शियम कार्बोनेट या चारकोल इस तरीके का लेते हैं, जो कि यहाँ पर कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, जो पैलेडियम की एक्टिविटी को घटा देता है। तो ये एसाइल हैलाइड को एल्डिहाइड में क्या करेगा, आपका कन्वर्ट करेगा, और ये रिएक्शन कहलाती है रोजनमूड रिडक्शन। यहाँ बेरियम सल्फेट कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। दूसरा जो आता है वो है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में हम नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, और इसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टेनस क्लोराइड इन HCl, और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। सबसे पहले इमीन बनता है, वो हाइड्रोलाइज होकर के एल्डिहाइड देता है। सिमिलर फंक्शन हमको डिबेल H भी देता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका डिटेल लेक्चर आपको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा। तो डिबेल H भी लेकर के चलोगे तो इस साइनाइड को किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में बदलेगा। नेक्स्ट हमने लिया है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो जब हम
कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन को जिंक मरकरी अमलगम और HCl के साथ लेते हैं तो ये मिथाइलिन ग्रुप में बदल जाता है। लेकिन ये रिएक्शन कीटोन के लिए ज़्यादा अच्छी होती है बनस्पत एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। यहाँ पे मैंने इस बात को स्पेशल नोट में भी लिखा हुआ है कि अवॉइड इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स आर क्या आपका प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड OH OR CN, तो हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाकी तो इसका डिटेल हम आपको क्लेमेंसन जो हमारा नेम्ड रिएक्शन वाला सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका वुल्फ-कीज़नर रिडक्शन। तो जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के लिए स्पेसिफिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले स्टेप में हाइड्रोजीन के साथ और अगले स्टेप में अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में, तो करस्पॉन्डिंग मिथाइलिन ग्रुप बनता है। यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम वुल्फ-कीज़नर रिडक्शन करें तो बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर मॉलिक्यूल में है तो इस रिएक्शन को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि एस्टर हो गया, एसाइल हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, साइनाइड हो गया, हैलाइड हो गया, चल जाएगा। तो ये वुल्फ-कीज़नर में आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट आपका लिंडार्ड कैटलिस्ट, ये भी बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये भी एल्काइन को सिस एल्कीन में बदलता है, चलेगा। और ये दोनों हाइड्रोजन को कहाँ पे ऐड करेगा, आपका सिन पोजीशन पे ऐड करता है, सेम साइड ऐड करता है, इसलिए कैसा एडिशन है सिन और यहाँ पर सिस एल्कीन। और जो लिंडार्ड कैटलिस्ट होता है वो भी पॉइजन्ड होता है, लेकिन अब इसको किसके द्वारा पॉइजन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया जाता है, क्विनोलिन। तो जो फंक्शन आपको लिंडार्ड कैटलिस्ट का देखने को मिलता है वही निकिल बोराइड एलॉय का होता है, या P2 कैटलिस्ट भी सिमिलर फंक्शन प्ले करता है। ये भी नॉन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन को सिस एल्कीन में क्या करेगा, आपका कन्वर्ट करेगा। आते हैं अगले रिड्यूसिंग एजेंट पर। रेड फास्फोरस और HI भी बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लगभग जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन सबको ये एल्केन में बदल देता है। मैंने इस बात को यहाँ लिख भी रखा है कि रेड फास्फोरस और HI के बारे में आप अपने दिमाग में बैठाएंगे कि ऑल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एल्केन। जैसे प्राइमरी अल्कोहल है तो भी एल्केन, एल्डिहाइड है तो भी एल्केन, कीटोन है तो एल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एल्केन, एल्किल आयोडाइड अगर है तो भी क्या आपका एल्कीन। बाकी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को ये कन्वर्ट नहीं करता। बाकी तो रेड फास्फोरस और HI पर भी हमारा डिटेल लेक्चर है, लेकिन मोटा मोटा इतनी बात अगर आपके दिमाग में है तो आप रोड मैप प्रॉब्लम आराम से निकाल सकते हैं। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डील कर लिया, रिड्यूसिंग एजेंट डील कर लिया, अब बचते हैं कुछ जनरल रीजन जो कि बड़े कॉमन हैं, तो उनको भी एक एक लाइन में डील कर लें कि हाँ भाई कौन कौन से और कैसे कैसे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जनरल रीजन पर। अब अगर हम लोग जनरल रीजन में आते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रीजन। इसको नहीं डील किया तो क्या डील किया आपने, तो जब कभी भी आप एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलाइड्स का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हो तो RMgX जनरल फॉर्मूले का कंपाउंड बनता है। इसी को हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। ये कंपाउंड जो होता है, सपोज करो मैंने R1MgX दिया है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग मीडियम में बड़ा ही सेंसिटिव है और ये एल्किल ग्रुप इनकी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बना देगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इसके लिए किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन एल्किल साइनाइड के साथ कराया तो करस्पॉन्डिंग कीटोन बनती है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ये कीटोन के साथ में टर्शरी अल्कोहल देता है। अगर नॉन सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और अगर सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। बाकी ये कैसे बनाता है ये पूरा डिटेल हम लोग ने अपने वीडियो लेक्चर में रख रखा है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो पूरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट करके आपको मिलेगा जिसमें आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ कराएं जहाँ पे हैलोजन कार्बन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और हायर एल्केन बनती है।
इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन अगर CO2 के साथ कराओ तो एक कार्बोक्सिलेट बनाता है जो एसिडिफिकेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एयर के ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा और मॉइस्चर के द्वारा हाइड्राइज होकर के अल्कोहल बनाता है। यही अगर हम एस्टर लेंगे तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट के खर्च होते हैं। पहला मोल एस्टर को कीटोन में बदलेगा और दूसरा मोल एस्टर को अल्कोहल में बदल दे, एल्कोक्साइड में बदलेगा जो हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल बनाता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये R और ये R1, ये R तो ये R1 होंगे और ये अल्कोहल, और जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ROH। इसी तरीके से अगर हम एसाइल हैलाइड लेते हैं तो भी 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट के खर्च होंगे। पहला मोल इस एसाइल हैलाइड को कीटोन में बदल देगा और अगला इस कीटोन को टर्शरी अल्कोहल में बदल देता है। चल जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो अगर इतना ध्यान है तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट पर। अब अगर हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं, दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं, तो जब हम एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर या 273 से 278 केल्विन पर, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और ये बड़ा अच्छा लैब रिएजेंट है एरोमेटिक इंटर कन्वर्जन के लिए। टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमने ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनाया है, अगर इस डाइजोनियम सॉल्ट को हाइपोफॉस्फोरस एसिड या अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये करस्पॉन्डिंग बेंजीन में कन्वर्ट होता है। चलेगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है ऐसे। साथ ही साथ यहाँ ये ध्यान रखने वाला है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा और अल्कोहल लेकर के अगर चलेंगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट की प्लेन हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर के साथ हीट कर दो तो ये फिनॉल दे देगा। चलेगा, क्यूप्रस हैलाइड इन हाइड्रा एसिड रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रा एसिड, तो यहाँ X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड हो तो क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन बनता है। रिएक्शन कहलाती है सैंडवियर रिएक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डाइजोनियम सॉल्ट को अगर कॉपर पाउडर विद हाइड्रा एसिड ले लो तो क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनती है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं आपका, ये रिएक्शन जो होती है ये सैंडवियर रिएक्शन नहीं कहलाती है, बल्कि इसको हम लोग नाम देते हैं, बड़ा बढ़िया नाम है इसका, कॉपर पाउडर। और इसको लेकर के चलते हैं तो पहला वाला अगर क्यूप्रस हैलाइड और HX है तो सैंडवियर रिएक्शन, और अगर कॉपर पाउडर और हाइड्रा एसिड है तो इसको गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। यही डाइजोनियम सॉल्ट अगर क्यूप्रस नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में लिया जाए तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले HFBF3 की प्रेजेंस में ये सॉल्ट बनाता है और सॉल्ट हीट किए जाने पर फ्लोरोबेंजीन देता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इस डाइजोनियम सॉल्ट से कई प्रकार के डाई बनाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ ट्रीट करें इन लाइटली बेसिक मीडियम तो हमको ऑरेंज कलर की डाई मिलती है। आप कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। यही डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन एनिलीन के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड तो हमको येलो कलर की डाई मिलती है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। चलेगा, और यही अगर बीटा नेफ्थॉल के साथ कराया जाए डाइल्यूट बेसिक मीडियम में या लाइट बेसिक मीडियम में तो ऐसी स्थिति में हमको ऑरेंज रेड कलर की डाई मिलती है। बोलो भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत? आते हैं अगले रिएजेंट पर। अब अगर हम लोग अगले जनरल रिएजेंट की बात करें तो एक हम बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेटिंग रिएजेंट। डी मतलब होता है निकालना और कार्बोक्सिलेटिंग का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 को जो बाहर कर दे। तो याद रहे जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अगर उसको सोडालाइन के साथ, सोडालाइन का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH 1:3 के रेशियो में अगर हीट किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग CO2 बाहर हो जाती है और एक कम कार्बन की एल्केन बनती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस रिएक्शन में कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। दूसरा,
अगर आप डी कार्बोक्सिलेटिंग रीजेंट देखेंगे तो कोई भी 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है और उसको आप डायरेक्ट हीट करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये भी CO2 का लॉस करता है और एक CO2 ग्रुप निकालने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो एसिड के रूप में दिखाई पड़ेगा। चलेगा। तो डी कार्बोक्सिलेटिंग रीजेंट में हम ये दो को ध्यान रखते हैं। और भी रिएक्शन है जैसे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे कि हम एल्केन एल्कीन और एल्काइन दोनों, एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीनों ही ये नोट पर बनाते हैं। तो ये बात पहले रिएक्शन में हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं अगले जनरल रीजेंट पर। डिहाइड्रेटिंग रीजेंट को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं P2O5 या Al2O3 को। दोनों ही एसिडिक आप कह सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के चलोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड बना देंगे बाय रिमूविंग वाटर। एमाइड लेकर के चलोगे तो साइनाइड बना देंगे, नाइट्राइल बना देंगे। अल्कोहल लेकर के चलोगे तो एल्कीन बना देंगे। ग्लिसरॉल अगर आपने लिया है KHSO4 या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट में से कोई है तो एक्रोलीन बनता है और ये एक्रोलीन फुल स्मेलिंग कंपाउंड है जो ग्लिसरॉल के केमिकल टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर आपने ऑक्सीन लिया, हाँ जी वही ऑक्सीन जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराने पर आफ्टर हीटिंग बनता है। तो अगर ऑक्सीन को P2O5 या Al2O3 या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग नाइट्राइल या साइनाइड बनेगा। चलेगा। आते हैं हम लोग अगले रीजेंट पर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल रीजेंट है PCl5। तो PCl5 हैलोजनेटिंग रीजेंट है और बेसिकली इसके दो ही फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं कि अगर कहीं इसे नॉन कॉन्जुगेटेड OH ग्रुप मिल जाता है तो उसे ये हैलोजन से रिप्लेस कर देता है, क्लोरीन से रिप्लेस कर देगा PCl5 लेके चलेंगे तो। और बाई चांस अगर एमाइड इसको मिल गया तो ऐसी स्थिति में ये इसे साइनाइड में कन्वर्ट करता है। तो जो फंक्शन PCl5 का है सिमिलरली वही फंक्शन आपका PCl3 का है, SOCl2 का है, जिंक क्लोराइड और HCl का है। बस अंतर अगर आता है तो इनके बाई प्रोडक्ट में आता है। ध्यान रखिएगा जब PCl5 आप लेकर के चलेंगे तो POCl3 और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट होगा। PCl3 लेकर के चलेंगे तो फॉस्फोरस एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट होगा और थायनिल क्लोराइड जो कि बेस्ट हैलोजनेटिंग रीजेंट कहलाता है इसका बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl होगा। जिंक क्लोराइड और HCl लेके चलते हैं तो नॉर्मल हैलोजिनेशन होता है। होता क्या है इसमें, अल्कोहल को एल्किल लाइड में बदला जाता है। सबसे पहले तो ये याद रहे और ये नॉन कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेटेड है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, फिनॉल इस रिएक्शन को नहीं देता। इसी तरीके कीटोन अगर है या कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये जेम डाई हैलाइड में बदलता है। दोनों हैलोजन कार्बोनिल कार्बन पर आकर के जुड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। एमाइड के केस में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है और बनाता है करस्पॉन्डिंग साइनाइड या नाइट्राइल। इसी तरीके से ये एस्टर को एसाइल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करता है। चल जाएगा। अगले आते हैं रीजेंट पर, सिल्वर मेटल पर। तो सिल्वर मेटल दो जगह पे आपको पॉपुलरली देखने के लिए मिलता है। अगर हम आयोडोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर के साथ कराते हैं तो एस्टिलीन बनती है। और दूसरा, अगर सिल्वर की प्रेजेंस में हम किसी एल्कीन या एल्काइन को हीट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइक्लिक ईथर बनता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले वाले पर जिसमें कि आपका जिंक मेटल है। तो अगर आप जिंक मेटल की बात करेंगे तो जिंक मेटल फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में। एल्किल हैलाइड अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो ये एल्केन में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन कहलाती है फ्रैंकलिन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम विस डाई हैलाइड को लेकर के चलें तो ये विस डाई हैलाइड को उतने ही कार्बन की एल्कीन में बदल देता है। लेकिन अगर यही हम जेम डाई हैलाइड लेकर के चलें तो ऐसी स्थिति में जस्ट डबल कार्बन की एल्कीन बनाता है। जबकि टेट्रा हैलाइड के केस में ये किसका फॉर्मेशन करता है, एल्काइन का फॉर्मेशन करता है। चलेगा। आते हैं हम लोग अगले जनरल रीजन पर। हम लोग अगले जनरल रीजन पर आते हैं जिसमें हम सोडियम मेटल को लेंगे, पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड को लेंगे और पोटेशियम नाइट्राइट या सिल्वर नाइट्राइट को लेंगे। और ये कैसे काम करते हैं ये देखेंगे। तो
तो सोडियम मेटल को अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा कि जब एल्किल लाइट का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकल एल्कीन बनता है। इसी तरीके से अगर एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया जाए तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है और ये इस हाइड्रोजन को H2 की शक्ल में रिलीज करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अल्कोहल के साथ भी, फिनॉल के साथ भी सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलती है क्योंकि ये सभी एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन है और सोडियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी ये सभी कौन सी रिएक्शन को यहाँ दे रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को। ये कंपाउंड थोड़ा सा विशेष है, ये हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो एरोमेटिक कैरेक्टर पाता है, इसलिए ये भी एक्टिव हाइड्रोजन के तरीके बिहेव करता है। ध्यान रखेंगे सोडियम मेटल को। अब अगर पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड को देखें तो ये दोनों रीजेंट आप एल्किल लाइट वाले चैप्टर में पढ़ते हो। KCN साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का बड़ा अच्छा सोर्स है और ये कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से आइसोसाइनाइड का, इसलिए जब हम एल्किल लाइट को KCN के साथ ट्रीट करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट नाइट्राइल या साइनाइड होता है, जबकि AgCN के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमारा आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन होता है। सिमिलरली हम पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट को लेके नाइट्रो पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट को लेकर के अगर चलें तो ध्यान रहे यहाँ आयनिक करेक्टर होने की वजह से नाइट्राइट एज ए मेन प्रोडक्ट होता है और यही अगर AgNO2 लेकर के चलोगे तो नाइट्रो एल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है हमारी बात। आगे आते हैं हम लोग अगले जनरल रीजन पर। अब हम लोग अगले जनरल रीजन पर आते हैं जो बड़ा फेमस है, अल्कोहलिक KOH या सोडामाइड। अगर आपको याद हो तो ये दोनों बड़े अच्छे डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रीजेंट कहलाते हैं। अब जैसे अगर हम मोनो एल्किल हैलाइड लेकर के चलें तो अल्कोहलिक KOH या NH2 एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा और करस्पॉन्डिंग एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम जंग डाइहैलाइड लेकर के चलेंगे तो 2 मोल हमारा ये डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रीजेंट यूज होता है, या तो दोनों मोल सोडामाइड के यूज कर लो या फिर 1 मोल KOH का यूज करो तो अगला आप सोडामाइड का यूज करो तो करस्पॉन्डिंग एल्काइन बनती है। यही अगर विस डाइहैलाइड है तब भी तुम्हारा ये एल्काइन ही बनाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, ये 2 रिएक्शन है जिनको हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है तो अगर हम एल्काइन को सोडामाइड के साथ हीट करेंगे तो याद रहे सेंट्रल मल्टीपल बॉन्ड पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट करता है, यानी नॉन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन में चेंज होता है। यही अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करें तो ऐसी स्थिति में एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन नॉन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन में चेंज होता है, मतलब टर्मिनल सेंटर की तरफ शिफ्ट होगा। आप इसी रिएक्शन को देखते हैं SN2 पाथवे से भी कि जब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराते हैं लिक्विड अमोनिया में तो हमारा करस्पॉन्डिंग एनिलीन बनता है। कार्बिल एमीन टेस्ट में देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म और KOH ये जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा रिएक्टिव स्पीसीज CCl2 बनाता है और ये आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। रीमर टाइमन रिएक्शन में देखते हैं कि फिनॉल जो है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ वही रिएक्टिंग स्पीसीज बनाएगा CCl2 और ये ऑर्थो और पैरा सल्फेटिहाइड देता है, जिसमें ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलेगा, आते हैं अगले रीजन पर। अब अगर हम लोग यहाँ पर आए तो अगला रिएजेंट हमारा है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS के नाम से ये फेमस है। ये 2 फंक्शन में यूज होता है, एक तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन की हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन लगाने के लिए, ब्रोमीन को लगाने के लिए, दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के लिए। NBS जैसा ही फंक्शन NCS का होता है, बस ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड ये भी क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। देखिए एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराया है,
तो ये अल्फा पोजीशन एलाइलिक है, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा करके Br लगा है। ये अल्फा पोजीशन बेंजाइलिक है, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन लगाया गया। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया है, इसने कीटोन में कन्वर्ट किया है। अब हम लोग अगला आते हैं हाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रेटिंग एजेंट जरा स्पेसिफिक टाइप के और ध्यान रखना है, 3 प्रकार के आप लोग के सिलेबस में रखा गया है। एक तो सिंपल डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 के बारे में याद रखिएगा, ये H+ और OH आयन ऐड करता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, तो आप देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ H और OH होना चाहिए, लेकिन एक मेथिल यहाँ से हटा करके यहाँ पहुँचा दिया गया और यहाँ OH लाया गया, तो एडिशन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है और रीअरेंजमेंट हुआ है। लेकिन यही अगर हम एल्कीन का रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराएं और सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस कराएं, तो ये कहलाता है ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि ये एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ है विदाउट रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं, आप देखिए ये है एल्कीन, यहाँ OH और H जुड़ा हुआ है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। और तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं हाइड्रोबोरेन, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ये भी H+ और OH- का एडिशन है, ये भी 1 मोल वाटर का एडिशन है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। किस रूल के अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, विदाउट रीअरेंजमेंट। देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड है, अब OH को यहाँ ऐड होता तो मार्कोनिकॉफ, यहाँ ऐड हुआ तो एंटी मार्कोनिकॉफ, हुआ कि नहीं हुआ? विदाउट रीअरेंजमेंट। चलेगा? तो बस आपको हाइड्रेटिंग एजेंट में ये याद रखना है कि डाइल्यूट H2SO4 1 मोल वाटर ऐड करता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट। यही अगर मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है तो ये भी 1 मोल वाटर ऐड करता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। और तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है आपका, B2S6 THF अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये भी 1 मोल वाटर का एडिशन है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। चलेगा? आते हैं अगले रीजन पर। हाँ, तो हम लोग अगले लेक्चर पर आते हैं, जिसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अगला रीजेंट हमारा बड़ा ही पॉपुलर रीजेंट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। कहते किसको है? ट्राईइथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। इथीन को पॉलीथीन में, या फिर आप कह सकते हैं आप कह लीजिए प्रोपीन को पॉलीप्रोपाइलीन में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका एजोमीथेन हमने ले लिया है। एजोमीथेन इसका मुख्य रूप से यूज 2 जगह पे होता है, एडिशन या इंसर्शन रिएक्शन में। ये कार्बन कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में सीधे CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आप देखिए हम ये मिथाइलिन बनाते कैसे हैं। ये डाईइजोमीथेन बड़ा अच्छा सोर्स है मिथाइलिन डाई रेडिकल्स का, कार्बीन का। तो जब हम डाईइजोमीथेन को हीट करते हैं तो आपका मिथाइलिन या कार्बीन बनता है, कीटीन को हीट करते हैं तो बनता है, डाईआइडोमीथेन को हीट करते हैं जिंक की प्रेजेंस में तो ये मिथाइलिन देते हैं, और ये बड़ा एक्टिव डाई रेडिकल होता है। जैसे OH में आप फिनॉल में देखिए OH बॉन्ड है तो CH2 इसमें इंसर्ट करके इसको ईथर में कन्वर्ट कर देगा, एनिसॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से डबल बॉन्ड है तो ये मल्टीपल बॉन्ड को साइक्लिक कंपाउंड में बदल देता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है। CH2 यहाँ एसाइल हैलाइड के केस में कार्बोनिल और क्लोरीन के बीच में इंसर्ट हो सकता है, ऐसे कार्बोनिल और क्लोरीन कह रहे हैं, कार्बन और एल्किल ग्रुप के बीच में इंसर्ट हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो सकता है और प्राइमरी एमीन को किस में बदल देगा? सेकेंडरी एमीन में। इसी तरीके से ये OH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है तो एसिड को एस्टर में और अल्कोहल को ईथर में बदल देगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड पर। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लेते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये बेस्ट हैलोजिनेटिंग एजेंट होता है जो कि OH को हटा करके Cl लगाता है।
लेकिन यहाँ दो विशेष बातें आप ध्यान रखिएगा कि अगर थायोनिल क्लोराइड को प्रिडीन के साथ लिया जाए तो ये SN2 पाथवे को फॉलो करेगा, और अगर ये काइराल सेंटर से जुड़ा हुआ है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ऐसी स्थिति में SOCl2 का फंक्शन PCl3 और PCl5 जैसा होता है। ये तीनों सिमिलर फंक्शन को फॉलो करते हैं, SN2 पाथवे से हैलाइड बनाते हैं। लेकिन अगर यही अल्कोहल प्लेन SOCl2 के साथ लिया गया जिसमें कि प्रिडीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में SNI मैकेनिज्म जाती है और रिटेंशन प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है। इसको अलग से स्पेशली एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर प्रिडीन नहीं है तो ये SN2 पाथवे न ले जाकर के SNI पाथवे से जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो ये सिमिलर फंक्शन देगा जैसे कि बाकी के हैलोजेनेटिक रीजन देते हैं। ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल हैलाइड में चेंज करता है। अगर अंतर होता है इन तीनों में तो बाई प्रोडक्ट को लेकर के कि अगर हम SOCl2 लेंगे तो SO2 और HCl बनेगा, PCl3 लेकर के चलेंगे तो H3PO3 बनेगा, और PCl5 लेकर के चलेंगे तो POCl3 और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अब हम लोग आते हैं सिलीनियम डाइऑक्साइड पर। ये बड़ा ही स्पेसिफिक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि KMnO4, K2Cr2O7 क्रोमिक एसिड से थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो मिथाइलिन या मिथाइल ग्रुप होता है ये उसको ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पहली बात तो ये आप ध्यान रखिएगा, इट ऑक्सीडाइज रिएक्टिव मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप। रिएक्टिव से मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, और किस में बदल देगा इनको, एक तो कार्बोनिल को अफेक्ट नहीं करता, केवल मिथाइल और मिथाइलिन को फिर कार्बोनिल में बदल देगा, यानी डाई कार्बोनिल बनाएगा। दूसरी बात मैंने यहाँ लिखवा भी दिया है कि इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर अटैक करता है बिना किसको अफेक्ट किए हुए, कार्बोनिल ग्रुप को, जैसा कि ये काम बाकी के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर सकते। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसको ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहा है, और अगर एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं तो ग्लाइऑक्सल बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ ये मिथाइलिन ग्रुप है और इसके साथ ही जुड़ने की वजह से एक्टिव हो गया, तो इसको भी ये कार्बोनिल ग्रुप में बदल दे रहा है बिना इन दोनों को अफेक्ट किए हुए। इसी तरीके से हम एस्ट्रोफिनोन अगर ले लें तो इससे जुड़ा हुआ ये मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव है, इसको भी ये कार्बोनिल ग्रुप में बदल दे रहा है। चलेगा, आते हैं अगले रीजंस पर। तो अब आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टेस्टिंग एजेंट आप इसको बोल सकते हैं। ये एसिडिक ग्रुप जो कि आप कह लें कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं उनको पहचानने में काम में आता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया या सल्फोनिक ग्रुप हो गया या फिर पिक्रिक एसिड हो गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड हो गया। तो ये तीनों जो होते हैं आप कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। नतीजा ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइजेशन देकर के CO2 गैस बनाते हैं, और CO2 की खासियत ये है कि बुदबुदाहट के साथ निकलते हैं जिसको इवर्बरेंस कहा जाता है। जैसे आप पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप की बोतलों को थोड़ा सा हिलाएं तो उसमें भी कार्बोनिक एसिड होता है, तो जब उसको आप करते हैं तो टूट करके CO2 गैस, और CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ ऊपर निकलते हैं, इसी को इवर्बरेंस कहते हैं। तो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट इन फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है आपके पास में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और फेरिक क्लोराइड। ये भी दोनों बड़े अच्छे रीजेंट हैं। OH ग्रुप अगर एलिफेटिक स्केलेटन से जुड़ा हुआ है या वो अल्कोहल है तो ब्लड रेड कलर देगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, और अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक अल्कोहल है या फिनॉल है, तो वो फेरिक क्लोराइड के साथ ब्लड रेड कलर देता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ नहीं देता। तो इन दोनों से हम लोग OH ग्रुप को प्रूफ करते हैं कि किस टाइप के स्केलेटन पे मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बेसिकली 2 रूपों में यूज किया जाता है, एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट और दूसरा लुईस एसिड, ट्रांजिशनल मेटल आयन रखने की वजह से लुईस एसिड। तो आप देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर जिंक क्लोराइड के साथ ले लो तो ये एस्टल्डिहाइड में डिहाइड्रेट कर देता है इसको, और ये बड़ा अच्छा क्लोरोमिथाइलेशन एजेंट का काम करता है अगर ये फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ लिया जाए। तो बेंजीन अगर फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ है तो ये क्लोरोमिथाइल या बेंजाइल क्लोराइड आपको दे देगा। चलेगा, आते हैं अगले रीजेंट पर।
अब अगर हम लोग आए तो इसमें एक आता है एल्युमिनियम एथॉक्साइड। एल्युमिनियम एथॉक्साइड के बारे में बस ये याद रखना है कि डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन देता है। जितने भी एल्डिहाइड हैं इनको ये एस्टर में बदल देगा और इस रिएक्शन की डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, आपका टिसिल्को रिएक्शन चलेगा। अगले रीजन पर आते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एस्टर को अल्कोहल और एसिड में हाइड्रोलाइज करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसी तरीके से अगर आप एल्काइन को ले लो मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ऐसी स्थिति में करस्पॉन्डिंग इनॉल फॉर्म बनती है जो टॉटोमराइज होकर के एल्डिहाइड देती है। ये दोनों रिएक्शन बताई जा चुकी है, ये कॉमन रिएक्शन है, ये बताई जा चुकी है। तीसरे रीजन पर आते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 पर। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम कर सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तरीके काम कर सकता है, कंडेंसेशन एजेंट के तरीके काम कर सकता है और कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप देखेंगे कि नेफ्थलीन को थैलिक एनहाइड्राइड में बदल देता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली रिएक्शन तो बड़ी कॉमन है, फॉर्मिक एसिड को कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में ले आएगा। ऑक्सैलिक एसिड को आप कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और किस में कन्वर्ट करेगा, आपका CO2 में। जबकि शुगर या सेलुलोज या ऑर्गेनिक मैटर अगर है तो इसको कार्बन में कन्वर्ट कर देता है, चारकोल। अल्कोहल अगर 170 डिग्री के आसपास रहे तो उसे ये एल्कीन में बदल देता है। फिर हम लोग आते हैं कंडेंसेशन पर। ये एसीटोन को मेस्टिलीन में कंडेंस करता है, यानी बनाएगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसी तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, एल्डिहाइड को ट्राइमराइज करके पैरा एल्डिहाइड देता है, जबकि प्रोपाइन को ये मेस्टिलीन में कन्वर्ट करता है। चल जाएगा। अब आते हैं अगले जनरल रीजन पर। चलिए तो हम लोग अगला आते हैं, इसमें है हमारा POCl3। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और करस्पॉन्डिंग एमाइड को ये साइनाइड में कन्वर्ट करता है, चलेगा। नाइट्रस एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एट द टाइम ऑफ रिएक्शन प्रिपेयर किया जाता है NaNO2 और HCl या नाइट्राइट सॉल्ट का एसिडिफिकेशन करके। सबसे पहला तो इसका यूज आप देखते हैं विक्टरमेयर टेस्ट, इसी को RBC टेस्ट भी कहते हैं, जो अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अल्कोहल जहां सीरीज ऑफ रिएक्शन पर रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल उसी सीरीज ऑफ रिएक्शन पे ब्लू कलर देगा और टर्शरी अल्कोहल चूंकि रिएक्ट नहीं करता तो कलरलेस प्रोडक्ट आता है या कलरलेस रहता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में RBC भी कहते हैं। हाँ, एमिनो कंपाउंड के साथ नाइट्रस एसिड का बिहेवियर डिफरेंट रहता है। एरोमेटिक एमीन के साथ जहां ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के साथ अल्कोहल और नाइट्रोजन देगा, जबकि एलिफेटिक 2 डिग्री एमीन के साथ ये नाइट्रोसो एमीन देता है R2NNO। ये नाइट्रोसो एमीन हो गया। यही अगर एलिफेटिक टर्शरी एमीन है तो ऐसी स्थिति में ये एडिशन प्रोडक्ट देता है, ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। थोरियम ऑक्साइड के साथ अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर के लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देता है, ध्यान रहे ये हॉफमैन्स एलिमिनेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग अगले रीजन पर आते हैं जिसमें हम फ्रैंकलैंड रीजेंट लेते हैं, तो फ्रैंकलैंड रीजेंट का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का होता है। डाई अल्किल जिंक को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड रीजेंट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले रीजेंट्स पे। अब हम लोग जो अगले रीजेंट पर आते हैं ये एक लाइन वाले रीजेंट है और इनके स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे सबसे पहला हमारे पास में स्विट्जर रीजेंट, तो टेट्राएमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्विट्जर रीजेंट कहते हैं और ये यूज़ किया जाता है सेलुलोज या ऑर्गेनिक मैटर के डिसॉल्व करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए। इसी तरीके से जो अगला आता है उसे हम कहते हैं नेस्लर रीजेंट। ये 0 ग्रुप में अमोनियम के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। एल्कलाइन K2HgI4 को हम लोग नेस्लर रीजेंट कहते हैं और ये अमोनियम आयन के साथ चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। अगला आते हैं फेंटॉस रीजेंट, तो H2O2 FeSO4 के साथ जब अल्कलाइन मीडियम में लिया जाता है तो इसे फेंटॉस रीजेंट कहते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये टार्ट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है जिस पर कि कैसा कलर मिलता है, वॉयलेट कलर हमको मिलता है। ल्यूकास रीजेंट से आप परिचित ही हैं।
कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का कंपोजिशन ल्यूकास रीजेंट कहलाता है और ये अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करता है। बस इसकी रिएक्शन की स्पीड से हम पता कर लेते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन को इमीडिएटली देता है, फ्यूम या प्रेसिपिटेट की शक्ल में प्रोडक्ट। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में देता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन देगा ही नहीं, ना पीपीटी ना फ्यूम, और मिलेगी भी तो हीटिंग के बाद मिलती है। अगला आता है हिंसबर्ग रीजेंट, ये भी बड़ा फेमस। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग रीजेंट कहते हैं और ये खास तौर से एमीन सैंपल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। हिंसबर्ग रीजेंट प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक्वस अल्कली में सॉल्युबल होता है हाइड्रोजन होने की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वजह से। जबकि सेकेंडरी एमीन है तो रिएक्ट तो करेगा लेकिन प्रोडक्ट एक्वस अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और टर्शरी एमीन रिएक्ट ही नहीं करता। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को। चलेगा, आते हैं लास्ट 3 रीजन में, जिसमें हम एक देखेंगे NaOH, फैलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रीजेंट। अगर इतने रीजेंट हमारे क्लियर हैं तो फिर लगभग हमारी बात पूरी हो जाती है। तो अगर हम लोग NaOH की बात करें तो NaOH आप कहाँ कहाँ देखते हैं? सबसे पहले कैनिज़ारो रिएक्शन में, जब नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड 50 to 70% NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिसप्रोपियोनेट करके एक मॉलिक्यूल सॉल्ट में कन्वर्ट होता है और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और ये डिसप्रोपियोनेशन कहलाती है। इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल थे, OH और H-, जिसमें हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग इंट्रामॉलिक्यूलर थी और रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप था। दूसरा रिएक्शन जब ये डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाता है तो ये एल्डोल रिएक्शन देता है। एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होता है, सबसे पहले ये एल्डोल या कीटोल बनाते हैं जो हीट करने पर कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है। रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। यही अगर सोडामाइड को आप NaOH या KOH के साथ में लेकर के चलो तो अमोनिया गैस देगा। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर सोडालाइम का काम करता था, जो कि किसी भी प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करने की क्षमता रखता है। अल्कोहल और फिनॉल को अगर अमोनिया के साथ ट्रीट करें NaOH की प्रेजेंस में तो एमिनो कंपाउंड बनते हैं। और लास्ट में हम बता दें कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज के इपिमराइजेशन में NaOH का इस्तेमाल किया जाता है और इन तीनों का क्या मिलता है? हमको मिक्सचर मिलता है। अब हम लास्ट 2 रिएक्शन की बात करेंगे, टॉलेन और क्या आपका फैलिंग रीजन की। चलिए, तो अब हम लोग 2 सबसे इंपॉर्टेंट मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें से एक है आपका टॉलेंस रीजेंट और दूसरा है फैलिंग रीजेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉलेंस रीजेंट पे। कहते किसको है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विद फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, तो बनता है डाइएमिन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज होती है Ag2, जो कि ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड्स को सोडियम सॉल्ट या आप कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और साथ में सिल्वर बनाता है। ये जो सिल्वर बनता है ये ब्राइट ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर कहते हैं। एक बड़ी खास बात मैंने बताया है कि टॉलेंस रीजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फैलिंग की तुलना में। दोनों ही बिल्ड हैं। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड को सॉल्ट में कन्वर्ट करता है और साथ में सिल्वर मिरर बनाता है। जबकि फैलिंग की खासियत ये है कि वो केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है, एरोमेटिक या बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट नहीं करता, ऑक्सीडाइज नहीं करता। बाकी तो कुछ जनरल रिएक्शन दिया है, जैसे कि टॉलेंस रीजेंट ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में बदलेगा, फ्रक्टोज को ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और ग्लाइकोनिक एसिड में बदलेगा। ध्यान रखना है ये फॉर्मिक एसिड को CO2 में बदल देता है, जबकि क्विनॉल को क्विनोन में बदलता है और एस्टिलीन के साथ ये सिल्वर एस्टिलाइड का व्हाइट पीपीटी बनाता है। ये रिएक्शन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ सिल्वर नहीं बनती बल्कि व्हाइट पीपीटी बनता है सिल्वर एस्टिलाइड का। अब अगर हम फैलिंग सोल्यूशन की बात करें तो फैलिंग सोल्यूशन लैब में 2 सोल्यूशन को मिला के बनाया जाता है, जिसे फैलिंग सोल्यूशन A और फैलिंग सोल्यूशन B बोलते हैं।
फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है वो एल्कलाइन क्यूप्रिक सल्फेट को कहते हैं, जबकि फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है रसल सॉल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो एल्कलाइन मीडियम में लिया जाता है, टार्टरेट एल्कलाइन मीडियम में लिया जाता है। एट द टाइम ऑफ रिएक्शन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये फेलिंग सोल्यूशन का रिएक्टिव स्पीसीज कहलाता है, एक्टिव स्पीसीज कहलाता है। और ये जब एल्डिहाइड के संपर्क में आता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ध्यान दें, ये जो रेड पीपीटी बनाएगा केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या स्टेबल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं उनको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा, फॉर्मिक में कन्वर्ट करेगा, क्विनॉल को क्विनॉन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में। फ्रक्टोज का प्रोडक्ट वही है, ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और ग्लाइकोनिक एसिड, जबकि हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजीन को बेंजीन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे इतना, अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो अब आप रोड मैप प्रॉब्लम लगाने के लिए तैयार हैं। पहले ये वीडियो लेक्चर हमारा 2 से 3 बार डिटेल में पढ़िएगा, डिटेल में सुनिएगा, एक एक बात को बड़े ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी जब आपको रोड मैप प्रॉब्लम बनाना हो यही लेक्चर थोड़ा सा फास्ट मोड पे आप सुन लीजिए, आधे घंटे 20 मिनट में, और फिर जितनी रिएक्शन चाहें आप उतनी रिएक्शन बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, आप वहाँ लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो तो जिस माध्यम से भी आप हमसे जुड़े हैं उससे पूछिए। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा हमारा भी उत्साह बढ़ाइए, लोगों को हमारे लेक्चर्स के बारे में बताइए, अपने फ्रेंड सर्किल में बताइए। साथ में हमारे वीडियो लेक्चर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लेक्चर जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आप तक सीधे सीधे क्या करते रहें, पहुँचते रहें। जय हिंद बाल को।